हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो ये देखिए क्लास 12 भूगोल का चैप्टर 5 है प्राथमिक क्रिया। तो किन्हीं कारणों की वजह से 3-4 दिन आपकी क्लास में नहीं ले पाया था, तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग तब पर रिवीजन किया करिएगा। एक यहाँ पर देखिए 5वां पार्ट है आपका प्राथमिक क्रिया। तो अब आपको जो क्लियरिटी होगी काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाई देगा। तो किन्हीं कारणों की वजह से मुझे इस तरह से आप लोगों को पढ़ाना पड़ रहा है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। तो पाठ का नाम है, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे प्राथमिक क्रिया। आपको यहाँ पर किस तरह से दिखाई देगा, यहाँ पर देखिए एक जो माउस वाला चिन्ह है उसी को आप ध्यान में रखेंगे तो आप सब कुछ समझ पाएंगे। यहाँ पर पाठ का नाम है प्राथमिक क्रिया। तो इस पाठ में हमको क्या क्या पढ़ना होगा, यानी प्राथमिक क्रियाओं से संबंधित चीजें हमको क्या होगा पढ़ना पड़ेगा। पाठ ही का नाम है प्राथमिक क्रिया। तो इस पाठ से देखिए पहला प्रश्न आपका बनता है, काफी अच्छा प्रश्न बनता है। अब आपका ये 3 नंबर का पूछता है। ये जो आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कि प्राथमिक क्रियाएं किसे कहते हैं। तो प्राथमिक क्रिया किसे कहते हैं, आप उत्तर लिखेंगे कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुओं से संबंधित क्रियाएं प्राथमिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कृषि करना, मछली पालना यानी मत्स्य, वानिकी यानी पेड़ पौधे लगाना। तो देखिए प्रकृति द्वारा प्रदत्त जितनी भी क्रियाएं हम उससे संबंधित करते हैं वो हमारी प्राथमिक क्रियाएं कहलाती हैं। यानी जो गांव के लोग हैं वही लोग क्या प्राथमिक क्रियाकलाप करते हैं। प्राथमिक क्रियाकलाप करने का मतलब जैसे कोई खेती कर रहा है तो खेती भी प्रकृति की ही देन है, यानी वो अनाज उगा रहा है। कोई मछली पाल रहा है तो मछली पालन भी क्या प्राथमिक क्रिया है। कोई पेड़ पौधा लगा रहा है, पेड़ पौधा लगाएगा क्यों, क्योंकि जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसे काट के वो बेचेगा, कुछ पैसा मिलेगा। तो वानिकी यानी पेड़ पौधे लगाना भी प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आएगा। कोई भेड़ पालन कर रहा है, कोई मुर्गी पालन कर रहा है, इस तरह से तमाम ऐसे उदाहरण हैं जो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आएंगे। ध्यान में रखिएगा प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत वही चीजें आती हैं जो अधिकतर आपको गाँव में देखने को मिल जाती हैं। चलिए प्राथमिक क्रिया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। आगे यहाँ पर देखिए है आपका कि चालवासी पशुचारण को स्पष्ट करें। ये देखिए आपका दूसरा प्रश्न बनता है। ये जब भी आपसे पूछता है तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी पूछता है, और आपका जो 3 नंबर का होता है उसमें भी ये पूछ देता है। तो जब 3 नंबर का पूछेगा तो आपको कम थोड़ा लिखना पड़ेगा, लेकिन नॉलेज आपको पूरी इसमें लिखनी पड़ेगी, क्योंकि जो एग्जामिनर होते हैं ना, जब तक उनको सटीक उत्तर नहीं मिलता है तब तक नंबर आपको सटीक नहीं देते हैं। तो याद रखिएगा चाहे वो 3 नंबर का पूछे तो वो उतना आपको कवर करना पड़ेगा। चालवासी पशुचारण को स्पष्ट करें। तो चालवासी पशुचारण इसका मतलब जानते हैं, पहले आप ध्यान से समझिएगा। जैसे गांव में जितने बच्चे रहते हैं तो आप देखते होंगे गाय भैंस लोग छोड़ देते हैं चराने के लिए, तो आप क्या उनको चराने के लिए लेके चले जाते हो, फिर आप उनको चरा कर क्या घर लेके चले आते हो। लेकिन पहले जो था ऐसा नहीं था, पहले ये इतना विकास नहीं हुआ था कि लोगों का घर कहीं पर बन सके, समझ रहे हैं। तो लोग क्या करते थे, पशुओं के साथ ही रहा करते थे। पशुओं के साथ वो क्यों रहेगा, जाहिर सी बात है वह पशुओं से खाने की प्राप्ति करता था। जैसे पशुओं को अगर वो रखता था उससे दूध की प्राप्ति होती थी, दूध पीकर वो जिंदा रहता था। अन्य तमाम कार्य भी वो इस तरह से करता रहता था। कुछ पशु ऐसे थे जिनको वो पालता था, बाद में मार के खा भी लेता था। अधिकतर ये अरब के लोग करते हैं। हमारा हिंदुस्तान काफ़ी अच्छा देश है क्योंकि यहाँ पर शुद्ध शाकाहारी अधिकतर पाए जाते हैं। तो चलिए खैर ये बात रही समझाने की। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, चालवासी पशुचारण जीवन निर्वाह का एक प्राचीन मतलब क्या होता है, पुराना व्यवसाय रहा है। इसमें पशुचारक अपने भोजन वस्त्र के लिए पशुओं पर ही क्या आश्रित रहता था। पशुचारक अपने पालतू पशुओं के साथ ही पानी एवं चारागाह की उपलब्धता एवं गुणवत्ता के अनुसार क्या करता था, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहता था। इसका कहने का मतलब है कि चालवासी पशुचारण एक प्राचीन यानी बहुत ही पुराना व्यवसाय है, जिसमें जो पशुचारक होते थे वो अपने पशुओं के साथ ही रहा करते थे। मान लीजिए यहाँ पर कोई क्षेत्र है वो रह रहे थे, मान लीजिए कोई क्षेत्र पे वो रह रहे थे, वहाँ पर चारे की कमी हो गई, पानी की कमी हो गई, तो वो लोग उस क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में चले जाते थे जहाँ पर पानी की सुविधा होती थी और चारागाह की सुविधा होती थी, जिससे वो और उनका पशु आसानी से रह सके। यही चीज़ बस इसमें आपको लिखना है। आई होप आप सभी लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि चालवासी पशुचारण किसे कहते हैं। देखिए जब मैं आपको पहले पढ़ने के
के बाद जब समझाता हूँ तो थोड़ा और ध्यान से समझा करिए, वही मेन चीज़ होता है। जब आप कहानी सुनते हो तो आपको याद रहती है, लेकिन अगर आप कोई चीज़ पढ़े रहते हो तो वो उतना लंबे समय तक नहीं याद रहती है। किसी के द्वारा बताई गई बातें हमें याद रहती हैं। चलिए आगे आपको लेके चलते हैं। आगे यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ऋतु प्रवास। ये आपका तीसरा प्रश्न बनता है। ये आपके 3-3 नंबर के पूछते हैं, ऋतु प्रवास किसे कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछ दिया जाए कि ऋतु प्रवास किसे कहते हैं, तो प्रवास चैप्टर में आपको बताया था कि प्रवास किसे कहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही तो प्रवास कहलाता था। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेगा है, ऋतु प्रवास। ऋतु मतलब क्या होता है, मौसम समझ लीजिए। प्रवास मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, यानी मौसम के अनुरूप जब एक व्यक्ति दूसरे स्थान तक जाता था वह ऋतु प्रवास कहलाता था। या आप व्यक्ति लिखिए या व्यक्तियों का समूह लिखिएगा, तो दोनों चीजें आप लिख सकते हैं। तो उत्तर यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि पशु चारकों द्वारा अपने पशुओं के साथ मौसम परिवर्तन के अनुसार किया जाने वाला प्रवास ही क्या ऋतु प्रवास कहलाता है। तो ऋतु प्रवास किसे कहा जाता है, पशु चारकों द्वारा अपने पशुओं के द्वारा मौसम के अनुरूप एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना ही क्या ऋतु प्रवास कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई पशुचारक है, ठंडी, जैसे मान लीजिए पशुचारक कश्मीर में रह रहा है, कश्मीर में ठंडी, तो जनवरी और दिसंबर में काफ़ी ज़्यादा ठंडी पड़ती है। तो पशुचारक क्या करते थे, जनवरी और फरवरी के महीने में कश्मीर को छोड़कर वो उत्तर प्रदेश में चले जाते थे। यानी उत्तर प्रदेश में कम ठंडी पड़ती है जम्मू कश्मीर के मुकाबले जनवरी और दिसंबर में, तो इसी को क्या कहते थे, ऋतु प्रवास कहते थे। अब मान लीजिए कोई पशुचारक क्या है, वह उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में मान लीजिए इतने जिलों में लोग रह रहे थे, पशुचारक थे। वो जब यहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जून और जुलाई, मई जून, इसमें ज़्यादा गर्मी पड़ती है, वो लोग क्या करते थे, मई जून और जुलाई के महीने में क्या करते थे, अपने पशुओं को लेकर वो उत्तराखंड की साइड में चले जाते थे, हिमाचल प्रदेश की साइड में चले जाते थे। वहाँ पर क्या कम गर्मी पड़ेगी, इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि ऋतु प्रवास किसे कहा जाता है, तो पशुचारकों द्वारा अपने पशुओं के साथ मौसम परिवर्तन के अनुसार किया जाने वाला प्रवास ऋतु प्रवास कहलाता है। आशा करता हूँ काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और याद भी हो गया होगा। चलिए चौथा प्रश्न आपको समझाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अधिकतर ये प्रश्न पूछा गया है कि मिश्रित कृषि किसे कहते हैं। मिश्रित मतलब जानते हो, मिला हुआ। जैसे मान लीजिए आपके गाँव घर में दूध अगर आप लोग बेचते होंगे तो दूध में क्या करते हो, पानी मिला देते हो। इसी को क्या कहते हैं, जब 2-3 चीज़ों को एक साथ मिला दिया जाए, आप लोग इतना तो जानते होगी, यानी मिक्स किया जाए, उसी को मिश्रित कहते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि मिश्रित कृषि किसे कहते हैं। पहले आप कुछ बेसिक चीज़ समझिएगा, मिश्रित कृषि किसे कहते हैं, यानी मिली जुली हुई खेती। जैसे देखिए कभी कभार आप लोग देखते होंगे कि अगर आपका गेहूं या धान लगाया है तो उसके आरी आरी या तो सरसों बो देते हैं या तो अरहर बो देते हैं, यानी कुछ और फसल उसमें लगा देते हैं उसके साइड में, तो उसको क्या कहेंगे, मिश्रित कृषि कहेंगे। अब और चीज समझेंगे तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए मिश्रित कृषि लिखा हुआ है उत्तर, जब फसलों की कृषि के साथ साथ पशुपालक आदि से संबंधित धंधे भी किए जाते हैं तो ऐसे कृषि को मिश्रित कृषि कहते हैं। यानी मिश्रित कृषि किसे कहते हैं, मिश्रित कृषि का मतलब है कि जैसे आप फसल का भी उत्पादन कर रहे हैं और उसके साथ ही साथ पशुपालन भी कर रहे हैं, तो ये भी क्या आपका मिश्रित कृषि कहलाएगा। यानी कुछ बच्चे बस इतना ही जानते हैं, जैसे मिश्रित कृषि का मतलब बस 2-3 फसलों को आपस में एक साथ बोना मिश्रित कृषि कहलाता है। ये तो सही बात है, लेकिन उसके साथ ही साथ पशुपालन जैसे धंधे भी अगर किए जा रहे हो वो भी मिश्रित कृषि के अंतर्गत आएगा। अब एक बार और सुन लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। जैसे मिश्रित कृषि का मतलब, जैसे गेहूं बोया गया है, उसमें सरसों बो दिया गया, अरहर बो दिया गया, वो क्या हो जाएगा, मिश्रित कृषि हो जाएगा। उसी के साथ साथ पशु भी पाले हुए, 4-5 गाय भैंस पाले हुए हैं। गाय भैंस पालेंगे तो खिलाएंगे कहाँ से, जब वहाँ से पैरा वैरा होगा खेत ओत में से, तभी ना गाय भैंस खाएगी। इसीलिए इन सभी कामों को एक साथ किया जाता है। फसल भी किसान उगाता है, उसके साथ ही साथ गाय भैंस भी रखता है, तो ये क्या कहलाता है, मिश्रित कृषि कहलाता है। तो बस आपको इतना याद रखना है, जब फसलों के कृषि के साथ साथ पशुपालक से संबंधित धंधे भी किए जाते हैं तो ऐसे कृषि को मिश्रित कृषि कहते हैं।
अगर मैं इतना आपको समझा रहा हूँ किस लिए जानते हैं, जब आप थोड़ा और चीज़ जानेंगे तो जब बड़ी चीज़ होती है तो उसको जब आप सोचते हो तो वो छोटे में सोच लेते हो। यानी अगर मैं कोई चीज़ आपसे बता रहा हूँ, अगर आप वही चीज़ दूसरे को बताओगे तो जितना मैं बताया हूँ शायद उससे आप कम थोड़ा बताओ या ज़्यादा भी बता सकते हो। चलिए आगे आपको लेके चलते हैं। आगे यहाँ पर देखिए है कि आदिकालीन निर्वाह कृषि की विशेषता लिखिए। यानी आदिकालीन निर्वाह कृषि किसे कहते हैं तथा उसकी विवेचना कीजिए या उसकी विशेषता लिखिए। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये हमेशा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है। तो आदिकालीन निर्वाह कृषि कैसी थी जानते हैं? जो प्राचीन समय में कृषि की जाती थी। प्राचीन समय में ट्रैक्टर नहीं था, उतनी सुख सुविधाएं नहीं थी, तो लोग क्या करते थे, जो जैसे मान लीजिए कृषि कार्य करना हो तो वो एक क्षेत्र ले लेते थे, उस क्षेत्र में वो क्या खेती करते थे। जब खेती की उर्वरकता समाप्त हो जाती थी, उस समय डायरिया और यूरिया ये सब नहीं था। खाद्य पदार्थ में कि खेती में गुणवत्ता कम हो रही है, चलो डायरिया मिला दो या कोई खाद्य पदार्थ मिला दो तो खेती की उर्वरकता बढ़ जाती थी। ये सारी सुविधाएं नहीं थी, तो लोग क्या एक क्षेत्र में खेती करते थे। जब उस खेती की उर्वरकता समाप्त हो जाती थी तो वो उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर कृषि कार्य करने के लिए चले जाते थे। और जब छोड़ते थे तो वो क्या करते थे, जो वहां पर जितना कूड़ा करकट रहता था, जैसे वो फसल काटते थे, जो बचता था उसको जला देते थे। तो वो जली हुई राख क्या करती थी, उर्वरक का काम करती थी। वो भी क्या फसलों को उत्पादन में क्षमता देती थी, लेकिन कब तक देगी? अब 3-4 साल बहुत हो जाता है, इसके बाद वो उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते, फिर वहां पर खेती करते थे। जब वहां की गुणवत्ता खत्म होती थी फिर वही पुराने वाले स्थान पे आ जाते थे। तब तक 4-5 साल अगर आप किसी खेत में काम नहीं कर रहे हो ना तो उसकी उर्वरकता बढ़ जाती है। फिर इसी तरह से एक चक्र चलता रहता है। अब इसको मैं यहाँ पर समझाता हूँ तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है क्या उत्तर में, इस प्रकार के कृषि को स्थानांतरणशील कृषि भी कहते हैं। इस कृषि में वनों को काटकर तथा आग लगाकर कृषि भूमि प्राप्त की जाती है, जिसमें जली हुई राख की परत उर्वरक का काम करती है। इसी कारण इस कृषि को क्या कर्तन दहन, ये कर्तन धान नहीं है, कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है। इसमें कृषि कार्य पुराने औजार कुदाली लकड़ी फावड़े से किया जाता है। इस कृषि पद्धति में क्या 3 से 5 वर्ष तक कृषि भूमि पर खेती की जाती है तथा इसके बाद कृषि भूमि की उर्वरकता समाप्त होने पर नए क्षेत्रों में वनों को क्या जलाकर कृषि भूमि प्राप्त की जाती है। अब चलिए थोड़ा और इसमें है, इसको भी समझ लीजिएगा। आगे नहीं है, चलिए आगे भी है। आगे लिखा है कि कुछ वर्ष बाद कृषक पुनः पहले वाले कृषि क्षेत्र पर वापस कृषि कार्य करने आ जाते हैं। इस प्रकार झूम का एक चक्र चलता रहता है। उष्णकटिबंधीय, इसको ध्यान में रखिएगा, ये बहुविकल्पी में पूछता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में इसे झूमिंग कृषि के नाम से जानते हैं। मध्य अमेरिका व मैक्सिको में इसे मिल्पा के नाम से जानते हैं। मलेशिया और इंडोनेशिया में इसे लादांग कृषि के नाम से जाना जाता है। तो ये बहुविकल्पी में पूछा गया है, मलेशिया व इंडोनेशिया वाला, तो इसको आप याद रखिएगा। अब मैं फिर से समझाता हूँ तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा था, क्या पूछा था प्रश्न, देख लीजिए कि आदिकालीन निर्वाह कृषि किसे कहते हैं तथा इसकी विशेषता कीजिए। आदिकालीन निर्वाह कृषि एक प्राचीन कृषि है जिसमें देखिए कृषि कार्य जो होता था वह वनों को काट कर किया जाता था। वनों को क्यों काटा जाता था जानते हैं? क्योंकि पहले हर जगह वन थे, पेड़ पौधे उगे रहते थे, तो लोगों को कृषि कार्य करने के लिए जो होता था वह उतना, जैसे एक बिस्से में खेती करना यानी 1 बीघा में खेती करना हो तो 1 बीघा में जितना पेड़ पौधे रहते थे उनको लोग काट देते थे। फिर जब वो पौधों को काट देते थे तो उनको वहीं पर जला देते थे, तो जली हुई राख उर्वरक का काम करती थी। तो फिर जब वो उस पर कृषि कार्य करते थे, मान लीजिए गेहूं बोना हो, गेहूं बो देते थे, एक तैयार हो जाता था गेहूं, फिर उस गेहूं को वो काट लेते थे। इस तरह से 5 साल या 4 साल उस स्थान पर कृषि कार्य करते थे। जब आप 4-5 साल एक ही स्थान पर कृषि कार्य कर रहे हो, आपके पास यूरिया डाई यानी खाद्य पदार्थ नहीं है उस खेत में डालने के लिए, तो उसकी उर्वरकता खत्म हो जाती थी।
जब उस खेत की उर्वरकता खत्म हो जाती थी वो उस खेत को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते थे। फिर वहां पर जब उस स्थान पर जाते थे तो वहां भी पेड़ पौधे रहते थे, उनको भी वो क्या करते थे, काटते थे, जलाते थे, राख जो बचती थी वो उर्वरक का काम करती थी। फिर वहां पर वो 4-5 साल काम करते थे। फिर इधर जो 4-5 साल अब यहाँ पर खेती नहीं की जा रही थी तो यहाँ की मिट्टी की उर्वरकता आ गई। जब वहां 5 साल की उर्वरकता फिर खत्म हो जाती थी फिर लोग यहाँ पर आ जाते थे। तो झूमिंग का एक चक्र चलाता है, इसीलिए इसके झूमिंग कृषि के नाम से भी जानते हैं। तो आशा करता हूं आपको काफी अच्छे तरीके से ये पाठ समझ में आ गया होगा कि प्राथमिक क्रियाएं किसे कहते हैं। तो मिलते हैं आपसे लोगों से नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। जानकारी क्या, अगले पाठ के साथ जो है चैप्टर आपका 6 है द्वितीय क्रिया, तो उसको आप लोग पहले से पढ़े रहेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और दूसरों अपने दोस्तों को भी बताया करिए यार कि स्टडी पेनेसी पर क्लास 12th ज्योग्राफी पढ़ाया जाता है, वो लोग भी आकर पढ़ लेंगे, फ्री में, फ्री सुविधा मिल रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।